हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अस्किम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए भाई साहब सब 24 फरवरी को हिंदी के 7 महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, जो 24 फरवरी के दिन छपने वाले टॉपिक हिंदी के वो हम लेकर आए हैं, और वो भी एक ही एक वीडियो में। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको 2 वीडियो लेकर आऊंगा, 7 टॉपिक एक वीडियो में लेकर आया हूं। और इसका जो पीडीएफ है सर, ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी में। तो टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ महाभारत बैच 1 दिसंबर रात्रि 9 बजे से आ रहा है, और उसका डेमो देंगे यार यूट्यूब पर। तहलका मच जाएगा, देख के आग लग जाएगा। ऐसा पेपर है सर, बोर्ड में छपेगा, गारंटी शिवम दे रहा है। हिंदी उंदी में तो धुआं धुआं कर दोगे यार। हिंदी में केवल मैं महाभारत बैच में 10 पेपर दूंगा सर, 10 से 12 पेपर, यानी 10 से 12 घंटे पूरी हिंदी की तैयारी चैलेंज करते हैं पूरे यूट्यूब पे। अगर वो नहीं फंसा सब पढ़ाना छोड़ देंगे 100% सर जी, 100% गारंटी के साथ तगड़ा वाला सर वहां पे पेपर सर हम सॉल्व कराने वाले हैं महाभारत बैच से जुड़े। और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, अभी डाउनलोड करिए सर, अभी डाउनलोड करिए महाभारत बैच से जुड़े, ठीक ना। और पीडीएफ वीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर है यूपी बोर्ड में आने वाला एकदम वायरल प्रश्न भाई, सब छपने वाले भाई, छाप लो। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम खत्म है सर, हमारा दिसंबर आ गया है। अब टाइम बढ़ने बल्कि घट रहा है टाइम, ठीक है ना। चलिए, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे प्रश्न है, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध संग्रह है सर, कौन सा है? मातृभूमि। सर कौन सा है? मातृभूमि। लेकिन अब यहाँ पे मैं बता दूं, महाभारत बैच में एक्स्ट्रा क्या रहेगा। तो महाभारत बैच में ये जो 3 ऑप्शन है ना, इसका भी उत्तर रहेगा। ये है महाभारत बैच। अरे यार, 101 रुपए कुछ भी नहीं है, ये 99 49 रुपए सब फर्जी की चीजें हैं। नहीं भाई, 101 रुपए शुभ कार्य करने के लिए 101 रुपए हमें चाहिए सर, है कि नहीं भाई साहब। चाहे जिस धर्म की मान्यता हो, हमेशा 101 ऐसे करके किया जाता ना, 51 501 501 करते तो दिक्कत हो जाती। 101 तो वहां भारत बैच में ये तीनों का भी ऑप्शन मिलेगा इसके साथ साथ। और उसमें और भी एक्स्ट्रा ऐड रहेगा कि वासुदेव अग्रवाल का अन्य निबंध संग्रह कौन कौन सा है। जैसे भैया, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। अगर हम वहां पे आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं तो आपको सर कंटेंट भी दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सर, अगला यहाँ पे प्रश्न रट लीजिए, ये सब पेपर में छपेंगे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे सर, बालकृष्ण भट्ट थे सर। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे सर, बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे सर? बालकृष्ण भट्ट थे हिंदी प्रदीप के संपादक, हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है ना। अगला यहाँ पे ग वाला, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालिली योजना के लेखक है। आलोचनात्मक कृति है कालिदास के लालिली योजना के लेखक कौन है? वो है आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरुजी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक कृति है इनकी, कालिदास की लालिली योजना के लेखक हैं। अगला है यहाँ पे, अगला है यहाँ पे क्या भैया, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। विधा मतलब प्रकार होता है, किस प्रकार की रचना है। तो यह एक आत्मकथा है। लेकिन महाभारत बैच में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सर इसके लेखक कौन है। सर लेखक बोलो, कभी बोलो भैया कौन है, ये भी मैं बताऊंगा। तो ये सब महाभारत बैच में है भाई। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ज्वाइन करो यार, ज्वाइन करो, लास्ट मौका है सर, तोड़ देना है एकदम। अगला यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। भैया, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। यह गुरुदेव किसका उपन्यास है? हरिशंकर परसाई है, हरिशंकर परसाई जी का एक उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। अगला है यहाँ पे आपका दूसरे का क्या बोल रहा है यहाँ पे, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है सर। रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता नहीं है, ईश्वर की वंदना जो है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रगति चित्रण, युद्धों का सजीव वर्णन और मुक्त काव्य रचना, ये तीनों के तीनों जो सर जी है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। बट ईश्वर की वंदना रीतकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे ख वाला, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो यहाँ पे चित्ताधार जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। सर चित्ताधार रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला है यहाँ पे आपका यामा रचना है सर, यामा रचना है। यामा किसकी रचना है सर? यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल छपता है। अगला यहाँ पे हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भाई साहब क्या दिया था? हिंदी साहित्य के लिए जो आदिकाल नाम है, आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्या ध्यान दीजिएगा, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? कौन से कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ये कई सारे पेपर में रिपीटेड है। तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, सुमित्रानंद पंत को मिला था, महादेवी वर्मा को मिला था, जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे आपका, अगला है यहाँ पे आपका सर है क्या, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का क्या देना, उत्तर देना। क्या देना है यहाँ पे? मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मनुष्य की जीवनी बड़ी शक्ति निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है या आगे बढ़ी है, और संघर्षों से मनुष्यों ने जीवन की नई शक्ति पाई है, नई शक्ति पाई है। अब देखना भैया, सबसे पहले सर ये लिया कहाँ गया से है? सर ये कहाँ से लिया गया है? क्योंकि ये सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ से लिया गया है। ये सर आपका जो गद्यांश है 10 नंबर का आएगा, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 5 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर का आएगा। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? यानी कि दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। तो दैट्स द आंसर, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक को सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला रूप तथा सभ्यता और संस्कृति में मनुष्यों की जीने की इच्छा प्रबल दिखाई दे रही है, प्रबल दिखाई दे रही है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगला यहाँ पे है आपका प्रश्न, देखिएगा क्या है यहाँ पे, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो मनुष्यों ने नई शक्ति किससे पाई है? संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है, संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न, क्या है यहाँ पे प्रश्न है सर, धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो धर्माचारों मतलब किसी विशेष धर्म का प्रचार करने वाला, विश्वासों का मतलब होता है किसी मनुष्य के प्रति निश्चित जो धारणा रखना होता है, इसका मतलब होता है विश्वासों। अगला यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं करना है सर जी, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, हो गया। यहाँ पे मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, इसी को आप बढ़ा चढ़ा के बात का बतंगड़ लिख देना, और कुछ भी नहीं करना है। क्या लिखेंगे? लेखक ने मनुष्य के जीवन के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य का जो जीवन जीने का तरीका है वो बड़ा ही ममताहीन और क्या है, निष्ठुर है। अगला यहाँ पे पाठ का शीर्षक क्या है? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पाठ का शीर्षक अशोक के फूल और पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था गद्यांश हल करने का तरीका, कितने बच्चों ने वो गद्यांश हल करने का तरीका तैयार किया है, एक बार कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे, हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको सीधा बता दूं भाई साहब, महाभारत बैच ज्वाइन करो, वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल में मिलेगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूट्यूब पे यार वो टाइम देते हैं, हालांकि वो पेपर आएगा, ऐसा नहीं पेपर आएगा, बट उसमें डेप्थ वाला आएगा।
3 जीवन परिचय है तो 3 जीवन परिचय वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, हर चीजें नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब बोर्ड भी सख्त मनाही करता है कि हर चीजें हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते, आपको पता होना चाहिए, कुछ चीजें आपको वहां पे मिलेगी, वो स्पेशल रहेगा आपके लिए। और आई होप आप लोग महाभारत बैच ज्वाइन करेंगे। एप्लीकेशन एसकेएम स्टडी से कुछ नहीं करना है, सिंपल है सर, गूगल प्ले स्टोर खोलिए, आराम से जाकर डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, पढ़ना शुरू कर दो। ज्यादा बकवास नहीं, हमारे एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, दिन लॉगिन, काम खत्म, पढ़ना शुरू। लाइव में पढ़ाऊंगा, लाइव में वहां पे पढ़ाऊंगा सर, आप मेरे छत्र छाया में लाइव पढ़ेंगे रात को 9 बजे से, ठीक है ना। तो जाओ भाई साहब ज्वाइन करो। अगला यहाँ पे आपका पांचवा है, मतलब पांचवा है, क्यों पांचवा है, क्योंकि ये पांचवा प्रश्न होता है, बोर्ड में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न रखा हूं, दिमाग में आपके घुसा रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दूसरा तीसरा लगा सकते थे, बोर्ड जैसा एकदम। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द यहाँ पे है लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। क्या भैया? वासुदेव अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन भैया? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चलिए एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे है वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय, सबसे कौन है भैया? वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय, यानी कि बोले तो साहित्यिक परिचय, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मम विद्वान थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा इन्होंने क्या की भैया? उत्तीर्ण की। इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और बाद में डी लिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व का भैया पुरातत्व एवं एवं प्राचीन इतिहास विभाग के वे अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया और इस विद्वान ने सन 1967 में इस नश्वर संसार को क्या किया भैया? छोड़ दिया। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? ध्यान देना। निबंध संग्रह भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कला संस्कृति, कल्पवृक्ष, वागंध्यारा, समीक्षा ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत, कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी व्याख्या। उसके बाद आपका यहाँ पे शोध ग्रंथ कौन कौन से भैया? पालनी कालीन भारत, भाषा शैली डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है, हिंदी है, ठीक ना। अगला आपके पेपर में आएगा सर जी कवि वाला। देखिए यहाँ पे क्या है सर जी, कवि का क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य कवि का यहाँ पे रहेगा भैया, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना सर। 3 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला यहाँ पे देखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध, हरिऔध का साहित्यिक परिचय लिखो या जीवन परिचय लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और जो माता का नाम था भैया रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण उन्होंने बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात इसके बाद उन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ और सन 1974 में निजामाबाद में इनका क्या हो गया भैया? देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? ध्यान देना, नोट कर लीजिए। नाटक है पद्म विजय और रुक्मणी परिणय, उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखीला फूल, काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास, रस कलश, सुबते चौबते, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की भैया सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह हिंदी खड़ी बोली का एक प्रथम महाकाव्य काव्य भी माना जाता है, ठीक ना। अगला आपका यहाँ पे जो टॉपिक है भैया, मैंने व्याकरण से उठाया है जिसमें लोकोक्तियां और मुहावरे बताया है। क्या भाई बताया भैया? लोकोक्तियां और मुहावरे बताया है। देन आप लोग इसे पूरा तैयार करिए भैया, कोई भी यहाँ पे आपका वो नहीं होना चाहिए, छोड़ना नहीं है। क्या यहाँ पे छठा है, यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुख में राम बगल में छुरी, उत्तर में
मुख में राम बगल में छुरी, अर्थात कपटपूर्ण व्यवहार करना। इसका वाक्य प्रयोग, राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। यह तो वही बात हो गई, मुख में राम बगल में छुरी। अगला है, होनहार वीर बलवान के होत चिकने पात। होनहार वीर बलवान के होत चिकने पात, अर्थात होनहार वीरवान के होत चिकने पात, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से दिखने लगते हैं। वाक्य प्रयोग, लाल बहादुर शास्त्री की सरलता और विद्वता बचपन में ही दिख गई थी। होनहार वीर बलवान के होत चिकने पात वाली कहावत उन्होंने चरितार्थ की है। अगला है, अपने पैरों पर खड़े होना। उत्तर में, अपने पैरों पर खड़े होना अर्थात स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग, प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि वे अपने बच्चे अपने पैरे पर क्या हो जाए भैया, खड़े हो जाए। अगला है, दाल में काला होना। क्या है सर यहाँ पे, दाल में काला होना अर्थात संदेह होना। वाक्य प्रयोग, नकलची छात्रों को देखकर कि यह लगने लगता है कि दाल में कुछ क्या है, काला है। दाल में सर क्या है, कुछ काला है। ठीक है ना, आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा कोई इशू है तो। ठीक, अगला है शब्द युग्म। शब्द युग्म देखिएगा यहाँ पे चयन करके लिखना है, भवन और भुवन। तो भवन मतलब सर क्या होता है, मकान, या फिर क्या होता है सर, घर होता है। भुवन मतलब क्या होता है, संसार होता है, वर्ल्ड होता है। क्या होता है, वर्ल्ड होता है। अगला है यहाँ पे आपका सूत और सूत। सूत और सूत, तो ये सूत मतलब ये सूत मतलब, तो एक सूत मतलब पुत्र होता है, ये सूत मतलब क्या होता है सर, धागा होता है। क्या होता है, धागा होता है। या फिर बच्चा भी आ जाए तो वो भी होता है। ठीक है ना, अगला है यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जनक, कनक, स्नेह, तीन है, किसी एक का लिखना है, बट सर हम तीनों का करेंगे, तीनों का करेंगे। जन्म देने वाले जनक कहलाता है, राजा होता है, पिता होता है। क्या होता है सर, पिता होता है। कनक मतलब सोना होता है और धतूरा होता है। स्नेह मतलब प्यार होता है और क्या होता है, चिकनाई होती है। ठीक है भाई, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ो, वहां पर इसका सर पीडीएफ मैं भेज दूंगा। इसका जो पीडीएफ सर हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। और महाभारत बैच से जुड़े, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दिया है। ठीक है ना, वहां से महाभारत बैच से जुड़े मात्र 101 रुपए में। तगड़ा वाला तैयारी, तगड़ा वाला तैयारी सर, नेक्स्ट लेवल के वहां पे पेपर सर दे रहे हैं आप लोगों को, एकदम छपने वाला। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसकी कोई उपमा ना हो भैया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपम बोलते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं। 100 वर्षों का समय सर, 100 वर्षों का समय सर, 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है, 100 वर्षों के समय को हम लोग शताब्दी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शताब्दी के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद आएगा भैया 9 नंबर का तगड़ा वाला, एकदम 9 नंबर का तगड़ा वाला हिंदी में आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध आएगा क्या यहाँ पे, जनसंख्या, नैतिक शिक्षा, खुद का मत, सोशल मीडिया, अभिशाप या वरदान। तो यहाँ पर हम लोग सर जो जिसका करने वाले हैं वो जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध लिखने वाले हैं। बहुत सिंपल आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना सर, बहुत सिंपल तगड़ा वाला एकदम। ठीक, चलिए यहाँ आप किसको बताएं सर जी, यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं सर जी जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। जनसंख्या एक जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। भारत में जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही, जैसे सुरसा का मुंह है ना भैया, बढ़ता जा रहा था और सबको खाता जा रहा था, उसी प्रकार जनसंख्या है। इस साल हमने अपने देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई और इस अवसर पर देश में चल रही समस्याओं पर नजर केंद्रित करना स्वाभाविक है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारणों में से निरक्षरता है। अच्छा, निरक्षरता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पढ़े लिखे का ना होना, मतलब कि उनको पढ़ाया नहीं गया है। जब पढ़ाया नहीं गया तो उनको क्या मतलब भाई साहब, हम तो हमारे बीच करते जा रहेंगे। गरीबी भी है, गरीबी है तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा। और क्या क्या, गरीबी और जन नियंत्रण विधियों के बारे में लोग नहीं जानते, इसलिए जनसंख्या दर फैल रही है।
जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले सर कारक, प्रभावित करने वाले स्रोत क्या क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में आबादी के घनत्व की गणना उस क्षेत्र की कुल संख्या के लोगों द्वारा विभाजित करके ज्ञात की जाती है। इस कारणों से जनसंख्या का घनत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कुछ कारक जो किसी क्षेत्र में आबादी के घनत्व को प्रभावित करते हैं वो इस प्रकार है। अच्छा, घनत्व का मतलब है क्या पता है? जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर का दायरा है, वहां पर 1000 लोग रहते हैं, तो उसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। अगर 1 किलोमीटर का दायरा है, वहां पे 10 लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व क्या है? कम है। मतलब कम जगह पर ज्यादा लोगों का रहना, यही घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। कितना डेंस है, कितना घनत्व है। घनत्व मतलब कि कितना ज्यादा उसमें लोग हैं। जैसे कि आपका स्कूल है, उसकी कैपेसिटी है 10 बच्चों की, और वहां पे 1000 बच्चे बैठे हैं। अगला है यहाँ पे, मतलब क्या क्या कारक। सबसे पहला जलवायु, क्या कारक है भैया? सबसे पहला कारक है जलवायु। अत्यंत गर्म या ठंडे मौसम वाले स्थान, बहुत कम आबादी है, बहुत कम आबादी है वहां के। और दूसरी ओर जिन स्थानों पर लोग मध्यम जलवायु का आनंद लेते हैं, वहां घनी आबादी वाले। मतलब समझिएगा, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, क्या वहां पे लोग रहेंगे? भाग चलेंगे छोड़ छाड़ के। लेकिन यूपी जैसे, हाँ एमपी जैसे, बिहार जैसे राज्यों में जो जलवायु होती नॉर्मल होती, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। साधन, तेल, लकड़ी, कोयले जैसे संसाधनों की अच्छी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में आबादी घनी होती है। जहाँ इन बुनियादी संसाधनों में कमी होती है, वे क्षेत्र कम आबादी वाले होते हैं। मतलब जहाँ पे साधन है वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे, जहाँ पे कम है वहां पे कम लोग रहते हैं। जैसे गांव में चले जाइए, दूर दूर घर मिलेगा। सिटी में चले आइए, एक ही घर में लोग रह रहे हैं, और हर घर सटा हुआ बना है। क्यों? क्योंकि सिटी में सारी सुविधाएं हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। अगला यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कारक भी हैं। जैसे भैया क्या क्या है? मुंबई पुणे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों के समूह ने इस कॉम्प्लेक्स की जनसंख्या घनत्व को तेजी से बढ़ाया है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। छोटा नागपुर का पठार हमेशा से एक पर्वतीय, पथरीला और उबड़ खाबड़ क्षेत्र रहा है, और वर्षा एवं वनों से आच्छादित यह भाग अनेकों आदिवासियों का निवास स्थान रहते आया है। और यह आदिवासी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के विरल क्षेत्रों में से क्या हो जाता भैया? एक सबसे ज्यादा गिना जाता है। अगला यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण की विधियां। तो जनसंख्या नियंत्रण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले भैया कैसे कि शिशु मृत्यु दर, मतलब कि पहले 1000 शिशु जन्म होता था तो मर जाते थे, लेकिन आज मर ही नहीं रहे, बचा लिया जा रहा है। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का क्या है भैया? प्रमुख कारण है। उसके बाद 2 बच्चों के मापदंडों के अपनाना, मतलब ये है भैया हम 2 हमारे 2 अपनाना, ये नहीं कि हम 2 हमारे 10 ले ले। बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो दिक्कत होगी ही। अगला भैया कैसे हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं? बाल विवाह पर नियंत्रण। मान लीजिए कोई लड़की है, उसका विवाह 14 वर्ष की अवस्था में करवा दिया जा रहा है, तो अब भाई साहब वो बच्चे पैदा 14 ही वर्ष करने अवस्था में करना शुरू कर देगी। क्यों? भाई उसकी कोई गलती नहीं है, जो भाई साहब पुरुष है, ठीक है ना। प्रेग्नेंट हो गई दिन एक बच्चा, फिर प्रेग्नेंट होगी दिन एक बच्चा, तो बढ़ता जा रहा है। बट अगर उसी का शादी अगर वो 22 साल पे कराया जाता, तो जाहिर सी बात है जो ये 6 से 7 सालों का गैप है ना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तब तक वो इतना उसका दिमाग विकसित हो जाता है कि वो समझदारी पैदा कर पाती, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद परिवार नियोजन। जन नियंत्रण के लिए योजना, प्रावधान और उपयोग को ही परिवार नियोजन कहा जाता है। जन नियंत्रण विधियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जा रहा है, और ये चीज सभी लोगों तक पहुंचाना। फिर यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे सर उपसंहार। क्या लिखेंगे सर? उपसंहार। तो आज भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियमित रूप से उपाय किए जा रहे हैं। अलग अलग माध्यम का प्रयोग कर के भारत की जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन, प्रचार पत्र, अखबार, रेडियो विज्ञापन आदि का प्रयोग भी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपके 7 टॉपिक, बोर्ड वाले एकदम छपने वाले सर। यहाँ पे 7 टॉपिक हैं सर ये। आप इन सभी टॉपिक को रट लीजिए सर, तैयार कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो दिन कमेंट करिए, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे रिप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ जो महाभारत बैच आपके लिए है उसको ज्वाइन करिए। गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एसकेएम स्टडी को एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे रखा है, वहां से जाके डाउनलोड करिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।